मम जिज्ञासु छात्र छात्राओं, इसके पिछले पीरियड में बेटा हम पुरस्कार पर चर्चा कर रहे थे। ये जयशंकर प्रसाद जी के ये जो अंश है, लिखी हुई लेख है, बहुत ही समाजोपयोगी है। तो इसका कुछ अंश हो चुका है, आगे चलते हैं। शीतकाल की रजनी, देख लो, पुस्तक निकाल लो, 67 पृष्ठ। शीतकाल की रजनी मेघों के साथ भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ हो, है ना। मधुलिका छाजर पर लटक रहा था, ओढ़ने की कमी थी, वह ठिठुर कर कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने उपकरणों और सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आस्पदा और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों के बाद उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। इन सब बातों को मधुलिका वहीं पर बैठे बैठे चिंतन करती है। वह अपने हृदय में पूछने लगती है, क्या क्या पूछने लगी। उन चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह घूमने लगी। क्या क्या कहा। दुग्धदग्ध हृदय उन स्वप्नों सी बातों को स्मरण रख सकता है, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने की साहस करता, हाय हाय रे विडंबना। इस तरह से जो है मधुलिका सोचती। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र की कोठरी में उसे व्यक्ति और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद काला किधरे महल, मगध के प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नम में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिड़की शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका के मन ही मन वह कह रही थी, क्या अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन। यहाँ पथिक को आसरा चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा कि एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़ा खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। देखो बेटा, वर्णनात्मक है ना। सब लोग ध्यान से देखते जाओ, बड़ा लंबा पाठ है। मधुलिका कहती है, आश्चर्य से युवक ने कहा। आश्चर्य से। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देख करके चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर जैसी मधुलिका इनके बारे में सोच रही थी कि बड़े ही में संयोग इतना अच्छा हो रहा कि वह अरुण आ ही गया। और इस तरह से इतने दिनों के बाद आज फिर ऐसा कहती है। अरुण ने कहा,
कितना समझाया मैंने, परंतु आप कुछ बोलना चाहता था। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूं। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध की विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे? एक अनाथनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। इस तरह से मधुलिका उसका स्वागत करती है। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कोहरे से चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका को वाणी में उत्साह था, परंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? अरुण ने कहा, मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? तो मधुलिका कहती, क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं, तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल का भरोसा रखता हूं। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं, निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे ही कहना चाहता था, पर कह नहीं सकता था। नवीन राज, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद? नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजधानी के समान सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। इस तरह से मधुलिका अरुण से कहती है। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी और नहीं भी नहीं कह सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। अरुण ने जान लिया कि इसके आंतरिक भाव क्या है। कुशल मनुष्य के समान उसके अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगा करके मैं तुम्हें कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, यह तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमको कहां कौशल के राज सिंहासन पर बिठा सकता हूं। अरुण के खड्ग का आतंक देखेगी
मंडलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? नहीं कहना चाहती थी परंतु निकल गया क्या? तब अरुण कहता है, सत्य मंडलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यह मैं जानता हूं कि तुम्हारी साधारण सी यह प्रार्थना से अस्वीकार न करेंगे। और तुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। मंडलिका की आंखों में आगे बिजली हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक झंकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वह करूंगी, मंत्रमुग्ध से मंडलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में जैसे मुकुलित किए हैं, एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर का जानते हो? चामर माने एक प्रकार की पंखा है बेटा, जैसे ऋषि मुनि मन धैर्य थे ना, वो जा आधे वक्त में देखे ना, वो अभी आही का थे वही। अरे ये सेठ मारवाड़ी लोगों के साथ जब घूमते हैं ना, उनके क्या कहते हैं संत, तो उनको सेवा करने के लिए वो रखे रहते हैं, उसी का नाम चामर है बेटा, है ना। चामर के शुभ्र आंदोलन उस कोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तामुल वाणी प्रतिमा के समान दूर खड़ी। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मंडलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। मंडलिका ने बताया। ओ, तो तुमने ही इतने दिन कष्ट के बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बाल के, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, इस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं? मंडलिका कहती कि मैं निराश लौट जाऊं? श्रीमित्र की कन्या, महाराज कहने लगे कौशल ने, श्रीमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। मंडलिका ने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। जाओ, तुम सब जीवों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पर देने का आदेश करता हूं। जय हो देव, कह करके प्रणाम करती हुई मंडलिका राज मंदिर से बाहर आए। दुर्ग के दक्षिण भयाने नाले के तट पर
घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संसार से शून्यता भंग हो रही थी। क्या मतलब हुआ है? आज मनुष्यों के पद संसार से शून्यता भंग हो रही थी। शून्यता भंग होना माने ऐसे अंधकार स्थान, ऐसे सुनसान स्थान में मानव का पहुंच जाना, ये इसका संकेत है। ठीक है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काट करके पथ बना रहा था। नगर दूर था, फिर उधर से यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वही मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता हो? इधर को देखने की किसी को चिंता न होती। इस तरह से ये जो है वर्णनात्मक है बेटा। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निबिड़ वन में उन नवगत मनुष्यों को देख करके पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुटमुट से घुस करके मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम करो। प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख करके मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से तुम? तो अरुण कहता है, रात के तीसरे पहर से मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात होते ही मंदिर की तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। हो करके बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान देता। सहसा कोई संकेत पा करके उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से अपने अभिमान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर देना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिके ऐसा कह करके अरुण चला जाता है। शेष अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक।